Hello students, let's start the today's class with our running chapter, that is मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो मैंने आपको कई बार बताया है, बार बार बताया है कि मैटर का मतलब क्या होता है। बिकॉज द वर्ड मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको मैटर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि मैटर का मतलब क्या होता है। ओके, तो मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि मैटर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसका खुद का कोई मास हो और जो कोई जगह ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे। ओके, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ओके, सो हमने पिछले लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर देखे कि मैटर किन किन स्टेट्स में मिलता है। स्टेट्स मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात, ये वाले स्टेट नहीं। स्टेट इन द सेंस किस स्थिति, किस अवस्था में मिलता है। क्या वो एकदम कठोर रहता है, या पानी जैसा रहता है, या फिर वो हवा में रहता है। तीन ही तरह से मैटर प्रेजेंट है जो कि आपके आसपास जब आप देखेंगे, अगल बगल देखेंगे, तो जितनी भी चीज़ें हैं इस पृथ्वी में वो सब मैटर हैं। ओके, तो मैटर तीन ही स्टेट में मिल सकता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने दो स्टेट के बारे में पढ़ा था, जो है एक पहली थी सॉलिड स्टेट और सेकंड थी लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत तेज होता है और उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है। ओके, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होती है वो बहुत कम होती है। मैं इस एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप सॉलिड के पार्टिकल्स को देखिए कितना पास पास सटे हुए हैं आपस में। ओके, तो ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में आप देख सकते हैं कि स्पेस ना के बराबर है। ओके, और इनके बीच में बॉन्डिंग, अट्रैक्शन फोर्स इतना तगड़ा है कि इनको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तभी आप देखेंगे कि लोहा एक सॉलिड है और उसको तोड़ने में कितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है। ओके, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है। ओके, और वहीं हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड से काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, कोई भी पार्टिकल किसी भी तरफ जाता है। आप देख सकते हैं इसमें एरो बने हुए हैं, ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में एरो बने हुए हैं। तो इन एरो की डायरेक्शन देखिए, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। तभी आप घर पे बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स वगैरह अगर दूध में घोल कर पीते हो तो वो जो हॉर्लिक्स वगैरह है दूध में, वो जो शक्कर वगैरह मिलाते हो आप, तो वो शक्कर दूध के पार्टिकल्स के बीच में, दूध इज़ अ लिक्विड, तो दूध के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर वो शक्कर, हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा जो है आसानी से आ जाता है। ओके, और मिक्स हो जाता है। तभी आप देखेंगे कि जो दूध है यानी लिक्विड, लिक्विड में आप किसी भी चीज़ को मिक्स कर सकते हैं। लिक्विड में आप गैस को भी मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड में आप सॉलिड को भी मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चीनी सॉलिड है, नमक सॉलिड है। ठीक है, तो चीनी, पानी लिक्विड है ना, तो पानी में चीनी मिक्स हो जाती है आसानी से, यानी सॉलिड भी घुल गया। ओके, पानी में गैस भी मिक्स हो जाती है, तभी वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बन जाती है। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं आसानी से कि जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल आसानी से लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में आकर जगह ले सकते हैं। तभी लिक्विड में हर चीज़ को मिलाया जा सकता है एक्सेप्ट ऑयल। ओके, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी बहुत कम होती है लिक्विड से। ओके, तो लिक्विड में मैक्सिमम चीज़ों को इसीलिए मिलाया जा सकता है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, और चीनी के पार्टिकल्स या फिर बॉर्नवीटा के पार्टिकल्स या दूसरी चीज़ों के पार्टिकल्स जो आप मिलाना चाहे उसके पार्टिकल्स आसानी से इन पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में आकर सेटल हो जाते हैं। ओके, तो लिक्विड्स की ये खासियत होती है। और गैस की क्या खासियत होती है कि गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और बॉन्ड जो होता है इंटर पार्टिकल वो बहुत ही वीक होता है या होता ही नहीं।
ओके, तो ये डिस्कशन हमने किया था लास्ट लेक्चर में। ओके, कुछ एक्टिविटीज़ की थी उसमें। ये पिस्टन वाली एक्टिविटी थी। इसमें ये जो सिरिंज है, इसमें आगे रबर कॉर्क लगा के हमने इस सिरिंज में पिस्टन निकाल करके 3 चीज़ें भरी थी। क्या क्या भरा था हमने? सबसे पहले हमने क्या डाला था? चौक के पीसेस डाले थे। ओके, सबसे पहले हमने सिरिंज में खाली एक एक 3 सिरिंज ली थी, तो एक सिरिंज हमने खाली छोड़ दी थी, उसमें हवा भरी हुई थी सिर्फ। दूसरी सिरिंज में हमने पानी भर दिया था, और तीसरी सिरिंज में हमने चौक के टुकड़े डाल दिए थे। तो ये पता करने के लिए कि कौन सी चीज़ में सिरिंज कैसा रिस्पॉन्ड करती है। तो हवा जो है, जो पहली सिरिंज में हवा भरी हुई थी, तो हवा कंप्रेसिबल होती है, तो पहली सिरिंज आसानी से, पिस्टन जो जब हमने लगाया तो आसानी से दब सकती है पहली सिरिंज। ओके, सेकंड सिरिंज को दबाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, और थर्ड सिरिंज तो बिल्कुल भी नहीं दबी। क्यों? क्योंकि थर्ड में हमने चौक के टुकड़े डाले थे जो कि सॉलिड होते हैं, सेकंड में हमने वाटर डाला था जो कि लिक्विड होता है, और फर्स्ट में हमने एयर डाली थी जो कि गैस होती है। ओके, तो ये हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि कैसे अलग अलग चीज़ों में ये सिरिंज रिस्पॉन्ड कर रही थी। ओके, जो हमने एयर डाली थी या गैस डाली थी उसमें सिरिंज का पिस्टन दब जा रहा था, जो हमने लिक्विड डाला था उसमें थोड़ा दब रहा था, और सॉलिड में बिल्कुल नहीं दब रहा था। ओके, तो आज हम चालू करते हैं गैसियस स्टेट। ओके, गैसियस स्टेट के बारे में। तो गैसियस स्टेट मैं आपको ब्रीफ में बता ही चुका हूँ कि क्या होती है। गैसियस स्टेट में हम लोगों को 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो गैस बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होती है, और सेकंड पॉइंट ये है कि गैसेस की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है हमको। ओके, तो पहला जो पॉइंट है, गैस बहुत तेज डिफ्यूज़ होती है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कैसे बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होती है? आप देखेंगे आपको घर पे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाती है पेरेंट्स के द्वारा कि किचन में गैस को चेक करके आना है। ओके, रात में चेक करके सोना है कि वो बंद है कि नहीं है, रेगुलेटर से बंद है कि नहीं है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर गलती से रेगुलेटर से खुला रह गया गैस, ओके, या फिर गैस लीक कर रही है घर पे, तो कहीं पर भी अगर आप आग जलाएंगे या स्पार्किंग होगी तो आपके पूरे घर पे आग लग सकती है। क्योंकि गैस हर जगह चली जाती है। ओके, हर जगह इतना तेज़ी से गैस के पार्टिकल्स भागते हैं कि वो हर जगह घर पे इकट्ठे हो जाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। ओके, तो गैस को बहुत ही संभल करके डील करना चाहिए, खासकर हार्मफुल गैसेस को, और जो घर पे हैं। आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में शायद आपने सुना होगा। ये बहुत पहले की बात है, लगभग 1980s की बात है। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक गैस रिलीज़ हो गई थी, जिससे हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। ओके, तो ये गैसेस जो हैं ये बहुत ही, क्योंकि दिखती नहीं है ना आदमी को कि गैसेस कहाँ मौजूद है, बस स्मेल आ सकती है। इसीलिए पता है आपको, ये जो घर पे हम एलपीजी यूज़ करते हैं, इसमें अलग से स्मेल के लिए एक चीज़ मिलाई जाती है। ओके, स्मेल के लिए अलग से एक चीज़ मिलाई जाती है। तो इथेन थियोल करके एक गैस होती है। वो अपने घर पे जो सिलेंडर होता है, एलपीजी का सिलेंडर होता है, जो गैस सिलेंडर होता है, उसमें मिलाई जाती है। क्योंकि जो अपने घर पे एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, तो उसमें जो गैस भरी होती है वो ऑर्डरलेस होती है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन अगर उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, आप खुद सोचिए, अगर उस पर कोई स्मेल नहीं होगी, तो जब वो लीक कर रही होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीक भी कर रही है। और जैसे ही हम वहाँ पर गैस जलाने जाएंगे तो पूरे घर पे आग लग जाएगी। ओके, तो इसीलिए उसकी वार्निंग देने के लिए, ओके, इथेन थियोल नाम की गैस जो है, और स्टेंच, दो दो गैसेस मिलाई जाती हैं, दो लिक्विड मिलाए जाते हैं, या दो गैसेस मिलाई जाती हैं, इथेन थियोल, ओके, या इथाइल मार्केप्टेन भी बोलते हैं उसको। तो इथेन थियोल या इथाइल मार्केप्टेन नाम की गैस जो है, वो मिक्स की जाती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के साथ हमारे घर पे जो सिलेंडर होता है उसमें। और ये जो इथेन थियोल गैस है,
ये बहुत ही गंदा ओडर देती है, बहुत ही गंदी स्मेल देती है। तभी आप देखेंगे कि जब घर पे गैस लीक करती है थोड़ा बहुत भी, तो कितनी गंदी स्मेल आती है। वो गंदी स्मेल इसीलिए आती है ताकि हमें पता चल सके कि गैस लीक हुई है। ओके, अदरवाइज़ जो गैस हम जलाते हैं उसकी कोई खुद की स्मेल नहीं होती। ओके, तो ये एक एज अ वार्निंग इंडिकेशन ये गैसेस मिलाई जाती हैं। ओके, तो गैशियस स्टेट की बात की जाए तो दूसरा पॉइंट जो था, पहला पॉइंट तो यही था। और एक बात और मैं बता देता हूँ गैसेस के बारे में, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी लगभग 2 या 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, आई गेस। ओके, तो इस दिन लगभग 15,000 लोग एक दिन में ख़त्म हो गए थे, लगभग। ओके, तो आप खुद सोचिए कि कितनी डेंजरस हो सकती हैं गैसेस। तो गैसेस को बहुत ही सावधानी से डील करना चाहिए, बहुत सावधानी से। ओके, और लैब्स वगैरह में भी अगर कोई केमिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट रहेगा तो उसको गैसेस के साथ डील करने मिलेगा आगे जाके। ओके, तो बहुत ही सावधानी से डील करना चाहिए। ओके, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं गैसेस की वो ध्यान रखनी है। जैसे हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब गैसेस की प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। तो गैस की क्या प्रॉपर्टी है जो हमको ध्यान रखनी है? दो प्रॉपर्टीज़ हैं गैस की। एक, गैस के बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, और दूसरा, गैस के बीच में जो पार्टिकल्स के का बॉन्डिंग होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है पार्टिकल्स का, वो बहुत कम होता है। ओके, वो फोर्स ना के बराबर होता है। ओके, अब गैसेस पढ़ रहे हैं तो मैं एक बार आपको डिफ्यूजन रिकॉल करवा देता हूँ कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन सिंपली, अगर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से बताऊँ, एक बार मैं और बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि आप एक कोने में खड़े हैं, आपका फ्रेंड दूसरे कोने में खड़ा है रूम के, आपने एक कोने में परफ्यूम स्प्रे किया, थोड़ी देर बाद वो उसके नाक तक स्मेल पहुंच जाएगी। या घर पे जब पूजा होती है तो अगरबत्ती जलती है जहाँ पर भगवान रखे जाते हैं वहाँ पर। ओके, और अगर हम अपने रूम पे भी हैं तो हमारे नाक तक स्मेल पहुंच जाती है, हम तक स्मेल पहुंच जाती है। ओके, तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। डिफ्यूजन प्रोसेस कैसे होता है? देखिए, सपोज जहाँ पर अगरबत्ती जल रही है तो वहाँ पर अगरबत्ती के धुएं का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, अगरबत्ती की गैस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कोई भी चीज़ अपने ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपने कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ओके, जहाँ पर वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है वहाँ से कहाँ मूव करेगी? जहाँ पर वो कम प्रेजेंट होती है। ओके, तो अगरबत्ती का धुआं कहाँ प्रेजेंट था ज़्यादा? जहाँ पर अगरबत्ती थी। वहाँ से कहाँ मूव करेगा? जहाँ पर दूसरी चीज़ें, मतलब जहाँ पर धुआं नहीं है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। यही हाल परफ्यूम का भी होता है। परफ्यूम जहाँ पर छिड़का गया वहाँ उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो वहाँ से वो मूव किया कहाँ पर? जहाँ पर उसका कंसंट्रेशन कम था। ओके, तो हर जगह स्प्रेड हो गया। ओके, उसकी स्मेल हर जगह स्प्रेड हो गई। ओके, तो यही दो प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको ध्यान रखना। तो डिफ्यूजन प्रोसेस यही कहलाता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। जैसे पानी है, पानी जहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होगा वहाँ से कहाँ मूव करेगा? जहाँ पर कम प्रेजेंट होगा। दुनिया में हर चीज़ जहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होगी वहाँ से कहाँ मूव करेगी? जहाँ पर कम प्रेजेंट होगी। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, हवा भी जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ से मूव करेगी जहाँ पर कम प्रेशर होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, तो कोई भी चीज़ अपने ज़्यादा से अपने कम की तरफ ही मूव करती है। ओके, तो चलिए मैं एक एक लाइन को रीड करता हूँ गैसियस स्टेट की और आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो गैसियस स्टेट, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? क्या आपने कभी एक छोटे से गैस से सिलेंडर से एक बलून वाले को ढेर सारे गुब्बारे फुलाते देखा है? बिल्कुल देखा होगा। ओके, तो आप सोचिए एक छोटा सा सिलेंडर कैसे इतने ढेर सारे गुब्बारों को भर देता है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊं खुद से कि घर पे जो सिलेंडर होता है, आप देखिए कितना छोटा होता है वो, उसमें 15 kgs गैस रहती है मुश्किल से। ओके, और वो 15 kgs हमारे 2 महीने चलती है घर पे, सबका खाना डेली बनता है ना। तो
इसकी ये प्रॉपर्टी है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। ओके, वो बहुत ज़्यादा गैस को एक छोटी जगह, छोटे से कंटेनर में भरा जा सकता है। ओके, जैसे रुई होती है, रुई आपने देखी है, कॉटन, तो कॉटन कितनी भी ज़्यादा हो उसको एक छोटे से बैग में भर सकते हैं। ओके, तो वैसे ही गैस का भी सिस्टम होता है। गैस भी चाहे जितनी ज़्यादा हो उसको एक छोटी सी जगह पे भरा जा सकता है। ओके, छोटे से कंटेनर में। तो घर पे भी वही होता है, कंप्रेस करके गैसेस को भरा जाता है सिलेंडर वगैरह में। ओके, तो इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। कभी ये गुब्बारे वाला दिखे आपको जो सिलेंडर से भर रहा हो, तो उससे ये पूछेगा कि आप एक दिन में एक सिलेंडर से कितने गुब्बारे भर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक छोटे से सिलेंडर में कितनी गैस आ सकती है। ओके, चलिए एक्टिविटी 1.11 देखते हैं। टेक 300 ml सिरिंजेस एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉक्स। 300 ml की सिरिंज लेनी है, ये सिरिंज होती है, इंजेक्शन जो डॉक्टर लगाते हैं उसको सिरिंज बोलते हैं। ओके, तो इसको आगे से जहाँ से हवा निकलती है, जहाँ पर सुई लगाते हैं, तो वहाँ पर रबर कॉक से पैक कर देना है इसको। ओके, और इसके पिस्टन को हटा देना है। ओके, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। पिस्टन हटा देना है, क्यों? क्योंकि सिरिंज के अंदर कुछ चीज़ें भरनी। ओके, पहले पहली सिरिंज में हमको सिर्फ हवा भरनी और कुछ नहीं। ओके, और पिस्टन लगा देना है। दूसरी सिरिंज में हमको पानी भरना है और पिस्टन लगा देना है। और तीसरी सिरिंज में हमको चौक के टुकड़े भर देने हैं और पिस्टन लगा देना है। ओके, फिर हमको दबा कर देखना है, प्रेशर लगा कर देखना है कि कौन सी सिरिंज का जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ दबता है। ओके, या किस सिरिंज को आप दबा सकते हैं, प्रेशर किस में लग सकता है। ओके, तो इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये देना चाहूँगा कि जो पहली सिरिंज थी जिसमें हवा भरी थी वो दब जाती है आसानी से। ठीक है, वो पिस्टन जो है वो क्लोज हो जाता है लगभग लगभग। सेकेंड सिरिंज में जिसमें वाटर भरा था उसका पिस्टन थोड़ा सा दबता है। ओके, और थर्ड सिरिंज में जिस पे चौक भरी थी उसका पिस्टन बिल्कुल भी नहीं दबता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि सॉलिड जो है वो बहुत रिजिड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। ठीक है, लिक्विड जो है वो थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन जो गैस होती है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, उसको आप कितना भी दबा सकते हैं। ओके, तो इससे हमें गैसेस स्टेट का पता चलता है। ओके, वट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वॉज द पिस्टन ईजिली पुश्ड इन। आपको पता है गैसेस स्टेट में पिस्टन सबसे ज़्यादा पुश हुआ होगा। वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन से आपने क्या पता लगाया। चलिए हम देखते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। ओके, इन कंपेरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। लिक्विड उतने ज़्यादा नहीं होते और सॉलिड तो बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होते। ओके, उनको दबाया ही नहीं जा सकता। आप लोहे को दबा सकते हैं क्या? नहीं, नहीं दबा सकते। लेकिन एक बलून को दबा सकते हैं क्या? बिल्कुल दबा सकते हैं। ओके, तो यहीं से क्लियर होता है कि कैसे जो सॉलिड्स होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते ज़रा भी, और गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है एलपीजी। ओके, एलपीजी जो गैस होती है, एलपीजी जो सिलेंडर होता है वो जो कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है हमारे घर पे, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है, तो वो कंप्रेस्ड गैस होती है। ओके, कंप्रेस्ड गैस उसमें भरी होती है। ओके, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी जो है एक फ्यूल की तरह यूज़ होती है इस समय, किसमें? गाड़ियों में। सीएनजी आपने सुना होगा, सीएनजी के स्टेशन भी हैं यहाँ पे, हमारे चोटिला के आसपास भी हैं। तो सीएनजी जो होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है, वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल की जाती है। ओके, हमारे स्कूल की कुछ वैन भी हैं वो भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से ही चलती हैं। ओके, तो ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसके हाई कंप्रेसिबिलिटी होने के कारण बहुत सारी गैस एक छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके डाली जा सकती है। ओके, वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बींग कुकड इन द किचन इवन विदाउट एंटरिंग देयर। हमें ये पता चल जाता है कि मम्मी आज क्या बना रही हैं खाने में। ओके, कि खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये हमें बिना किचन में एंटर किए ही पता चल जाता है। तो ये कैसे? क्योंकि गैसेस बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होती हैं। ओके, हाउ डज दिस स्मेल रीचेज अस? द पार्टिकल ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द एयर। क्या होता है, जो खाने के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में खाने की खुशबू बिखेर देते हैं, तो वो पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, और वो एयर जब हम तक पहुंचती है तो हमें
खाने के पार्टिकल्स की खुशबू आती। ओके, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड। ओके, सेकेंड्स में जो गरम खाना है उसकी स्मेल हम तक पहुंच जाती। ओके, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसको कंपेयर करिए सॉलिड्स और लिक्विड के रेट ऑफ डिफ्यूजन से। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। गैसेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि एक दूसरे में बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ हो जाती हैं गैसेस। ओके, डिफ्यूज़ यानी मिक्स हो जाती हैं। इन द गैशियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैशियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, बहुत रैंडमली मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो बलून है इसके पार्टिकल्स कैसे रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इनके बीच में स्पेस कितना ज़्यादा है। यहीं लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है, और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो है ही नहीं, ना के बराबर है। ओके, तो ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर। पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से हिट करते हैं, और कंटेनर, जिस कंटेनर में भरी जाती है गैस, उसके वॉल्स से भी बहुत तेज़ी से हिट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाई गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। जो प्रेशर गैस क्रिएट करती है, वो प्रेशर क्या होता है, जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर गैस है वहाँ पर वो टकराते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, तो कंटेनर की वॉल से वो टकराते हैं। ओके, अब चलिए अगला टॉपिक हम उठाते हैं, जो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो मैटर तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में मैटर कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको वाटर का एग्जांपल देता हूँ, यानी पानी का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ होता है, और पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड भी होता है। ओके, तो पानी जो होता है, आप खुद सोचिए कि पानी को बर्फ़ भी बनाया जा सकता है, यानी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और थोड़ा सा गर्मी देंगे अगर बर्फ़ को, तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पानी बन जाएगा। और ज़्यादा गर्म करेंगे, जब टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास पहुंचा देंगे, तो पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पानी ऐसा लिक्विड है जो कि सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, और गैस भी होता है। ओके, सॉलिड वो किसके फॉर्म में होता है? आइस के फॉर्म में, बर्फ़ के फॉर्म में। लिक्विड वो वाटर के फॉर्म में होता है, और गैस वो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, या स्टीम के फॉर्म में होता है। ओके, तो ये हो गया चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब देखते हैं, मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीड करता हूँ और एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो वी ऑल नो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो पानी है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में एज एन आइस, लिक्विड स्टेट में एज वाटर, एंड गैसियस स्टेट में एज वाटर वेपर। लिक्विड स्टेट का एक और नाम है फ्लूइड। ओके, फ्लूइड कहीं लिखा हो तो आप समझ जाएगा लिक्विड ही बोल रहा है वो। ओके, तो व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मैटर में क्या होता है जब स्टेट चेंज होती है, तो मैटर के अंदर क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। ऐसी क्या चीज़ होती है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जब बर्फ़ से पानी बन रहा होता है, या पानी से स्टीम बन रहा होता है? तो ऐसी क्या चीज़ होती है? ओके, तो इन आंसर का एक क्वेश्चन है टेम्परेचर। जैसे ही हम बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो पानी बन जाता है, और जैसे ही हम पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो वाटर वेपर बन जाता है। ओके, तो सब टेम्परेचर का खेल है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए, हम टेम्परेचर की बात आई है तो अगला टॉपिक 1.4.1 यानी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर स्टडी करते हैं। ओके, कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है। तो एक एक्टिविटी 1.12 के द्वारा समझाया गया है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है। ओके, तो हमको क्या करना है इस एक्टिविटी में? लगभग 150 ग्राम बर्फ़ ले लेनी है। कितनी ले लेनी है? 150 ग्राम ऑफ आइस ले लेनी है एक बीकर में। ओके, एक बीकर में 150 ग्राम ऑफ आइस ले लेनी है, और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर सस्पेंड करा देना है। ओके, ठीक है, उस आइस का टेम्परेचर ले लेना है कुल मिलाकर कि कितना टेम्परेचर है। होपफुली माइनस में होगा या 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, या -1 या -2 भी हो सकता है। ओके, फिर क्या करना है? नीचे से आग लगानी है बर्नर से। ओके, तो ये बर्फ़ पिघलेगी।
जब बर्फ़ पिघलेगी तो जैसे ही बर्फ़ पिघलना चालू हो तो फिर से थर्मोमीटर का टेम्परेचर देखना है, तो वो टेम्परेचर होगा 0 या फिर 1 या 2। ओके, धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा टेम्परेचर जैसे जैसे गर्म होता जाएगा। तो आप ये पाएंगे कि 0 डिग्री पर बर्फ़ भी जमती है और 0 डिग्री पर लिक्विड भी होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उस पे वाटर की दो स्टेट पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड एज आइस और लिक्विड एज वाटर। ओके, तो 0 डिग्री पर आपको दोनों स्टेट मिलती हैं। ओके, एक और मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, ये एक्टिविटी फिर कंप्लीट कराऊंगा मैं, कि जो वाटर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब वाटर जो है सबसे ज़्यादा एक तरह से बोला जाए तो डेंस कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में अपन को क्या करना है, लगभग 150 ग्राम बर्फ़ लेनी है। उस बर्फ़ में थर्मोमीटर को गड़ा कर देखना है कि थर्मोमीटर कितना टेम्परेचर शो कर रहा है। कौन सा थर्मोमीटर होना चाहिए? लेबोरेटरी थर्मोमीटर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम घर वाला टेम्परेचर थर्मोमीटर यूज़ करेंगे, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, तो उसका टेम्परेचर रेंज बहुत कम होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर रेंज बहुत कम होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक रीडिंग शो करता है बस। क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इतना ही हो सकता है मैक्सिमम। ओके, जब हमें फीवर आता है तो टेम्परेचर 40 के ऊपर जो है वो जा ही नहीं सकता, 40-41 के ऊपर। ओके, तो इसीलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। ओके, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में रीडिंग ही बहुत कम है। 35 डिग्री सेल्सियस से चालू होता है और 42 डिग्री सेल्सियस पर रीडिंग ख़त्म हो जाती है। बट जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें रीडिंग -10 डिग्री सेल्सियस से +110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ओके, तो ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसका यूज़ इसीलिए किया जाता है कि हर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रेंज को कवर किया जा सके। ओके, तो यहाँ पर आइस का टेम्परेचर माइनस में होता है, तो उसको पहले क्लिनिक ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर कर लेंगे। ओके, फिर धीरे से नीचे से गर्म करेंगे आइस को, तो जैसे ही वो पिघलना चालू होगी फिर से टेम्परेचर रीडिंग लेंगे कि कितना टेम्परेचर। ओके, जब वो पूरी पिघल जाएगी तो फिर एक टेम्परेचर रीडिंग लेंगे, और जब वो भाप बन के उड़ जाएगी तो फिर से एक टेम्परेचर रीडिंग लेंगे। मतलब कुल मिलाकर 4 रीडिंग लेनी है अपन को। एक, जब जब आइस जो है सॉलिड स्टेट में हो, मतलब बर्फ़ की रीडिंग लेनी है कि बर्फ़ का टेम्परेचर कितना होगा। दूसरा, जब बर्फ़ जस्ट पिघलने लगती है तब टेम्परेचर लेना है। तीसरा, जब बर्फ़ पिघल कर पूरा पानी बन जाता है तब टेम्परेचर लेना है। और चौथा, जब पानी से वो वाटर वेपर बन जाता है तब रीडिंग लेना है। ओके, तो ये एक्टिविटी ये बताने के लिए है कि जो वाटर है वो कैसे आइस से वाटर बन जाता है। ओके, और वाटर से वाटर वेपर या स्टीम बन जाता है। ओके, तो वाटर के तीनों स्टेट्स जो हैं वो हमको देखने मिल गए हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने ये एक्टिविटी देखी कि कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, वाटर के 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। ओके, तो इस एक्टिविटी को हम एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन लो फ्लेम। आइस डाल करके क्या करना है, बीकर को एक लो फ्लेम में, एक मध्यम आंच में, कम आंच में रखना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। टेम्परेचर कब लेना है? जब आइस पिघलने लग जाए। ठीक है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब पूरी तरह से आइस पिघल कर वाटर में कन्वर्ट हो जाए तो फिर टेम्परेचर लेना है एक बार और। फिर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। फिर आपके अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है कि कैसे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए कितने टेम्परेचर आपने रिकॉर्ड किए। ओके, नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। जब तक पानी उबलने ना लगे तब तक आपको ग्लास रॉड से उस आइस वाले वाटर को धीरे धीरे हिलाना है। ओके, स्टिर करना है, मिक्स करना है। कीप अ केयरफुल आई ऑन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में आपकी नज़र होनी चाहिए। टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज। जब तक ज़्यादातर पानी उड़ नहीं जाता या वेपोराइज नहीं हो जाता। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट टू द गैशियस स्टेट। अब लिक्विड स्टेट में जो वाटर था वो किस टेम्परेचर में था और उससे गैशियस स्टेट में किस टेम्परेचर में कन्वर्ट हुआ वो आपको रिकॉर्ड करना है।
ओके। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन जो है, ये एक्टिविटी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ये पता करने के लिए कि वाटर के 3 स्टेट कैसे होते हैं। ओके, किस किस टेम्परेचर में होते हैं। ओके, सो गाइज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, और आप लोग प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है वहाँ तक रीड कर लीजिए। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, आप एटलीस्ट पेज नंबर 7 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस आप रीड कर लीजिए 2 से 3 बार। ओके, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, और जो भी डाउट्स आए वो मेरे से पूछिए। जिनके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक नहीं है वो एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। जो भी डाउट्स आए प्लीज़ मेरे से पूछिए, हर एक डाउट को अपने क्लियर करिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, थैंक यू सो मच।